Good evening, sir. 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 सर आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज आ रही है भाई? बहुत कम आवाज आ रही है। Yes, बहुत धीमा आ रही है। धीरे आ रही है सर। बहुत धीरे आ रही है सर आपकी वॉइस। सर आज भी आप टेढ़ा होके पढ़ाओगे? गुड इवनिंग सर। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं आ रही सर। मेरी आवाज आ रही है भाई? सर बहुत कम आ रही है। बहुत कम आवाज आ रही है सर। थोड़ी तो आ रही होगी। सर कम हाँ आ आ रही रही है। है। अच्छा एक मिनट रुको अभी। अब देखो अब सही हुआ कुछ? हाँ सर थोड़ी सी। हाँ थोड़ी सी बड़ी। और नहीं हो सकता कुछ यार। देखो यहाँ से हमारी तरफ से फुल है। हाँ सर अच्छी आ रही है। हाँ बस सही सही है। है सर। सर हाँ सर HBO में हम अगर परोक्साइड है सर हाइड्रोबोरेशन भैया, नहीं सुनाई दे रहा है। सर अब आवाज आ रही है? हाँ अब आ रही है। सर मैं कह रहा हूँ हाइड्रोबोरेशन में अगर उतनी आई थी बस, अब नहीं आ रहा कुछ। सर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हाँ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में अगर परोक्साइड AgNO3 ले लेते हैं तो फर्क क्या पड़ता है? भाई कुछ नहीं समझ में आ रहा। अभी अब जरा थोड़ी देर रुक जाओ, हो सकता है कुछ समझ लो, एक कुछ फंसा हो रास्ते में, तो एक बार थोड़ा सा शुरू कर देते हैं, हो सकता है सही हो जाए, फिर पूछना जो पूछना है, ठीक है ना? अभी मेरी आवाज आ रही है? यस यस सर। सर। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा शुरू कर देते हैं। तो लास्ट क्लास में कहां पर थे? सर कॉपर इलेक्ट्रोड्स वाला आपने एक इलेक्ट्रोलिसिस करवाया। अच्छा, मतलब इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ एग्जांपल्स कर रहे थे। कुछ लोगों के इलेक्ट्रोलिसिस का आइडिया भी लग गया है कि जनरली सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, ये सब वो लोग हैं जिनके इलेक्ट्रोलिसिस जिनका कैथोड पर रिडक्शन पॉसिबल नहीं लगता, क्योंकि इनके रिडक्शन पोटेंशियल्स काफी कम होते हैं। तो कभी अगर मौका लगा एक्वस सोल्यूशन का, तो इनके रिडक्शन से पहले पानी का रिडक्शन पॉसिबल है। यानी ये तो कंफर्म है कि अगर एक्वस NaCl, एक्वस NaBr, एक्वस Na2SO4, किसी भी एक्वस Na या पोटेशियम को लाओगे तो कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आएगी किसके रिडक्शन से? वाटर के रिडक्शन से। ये क्लियर हो गया था? यस फिर सर। एनायंस की बात हुई थी। एनायंस में तुमने कहा था सर ऐसा मोटे मोटे लोग जो होते हैं उनका रिडक्शन मुश्किल होता है, तो ऐसे में पानी, उनका ऑक्सीडेशन मुश्किल होता है, तो ऐसे में पानी के ऑक्सीडेशन के भी चांसेस बनते। तो मैंने कुछ याद भी किया था। क्या याद किया था इसके अंदर? कि ब्रोमाइड आयन अगर है तो उसके ऑक्सीडेशन की संभावनाएं वाटर से बेटर है, क्योंकि ब्रोमाइड आयन का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.08 था और वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 था। तो इसका मतलब ये हुआ ब्रोमाइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्योंकि ज्यादा है, इसलिए उसके ऑक्सीडेशन के चांसेस ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इसी को यूज करके हमने कुछ एग्जांपल भी लिए थे। जैसे अब जल्दी से ऐसी रिवाइज करने के लिए ऐसी एक पुराना कोई सवाल ले लेते ताकि तुम्हें याद आ जाए। मान लो कहता है CuBr2 की एक्वस CuBr2 के इलेक्ट्रोलिसिस करिए। अब बिना पीछे देखे एक बार ऐसी रिवाइज कर लेते हैं फटाफट। अगर इसके इलेक्ट्रोलिसिस का सवाल आता है तो कैथोड पर, एनोड पर क्या क्या आने वाला है, ये जल्दी से सोच लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले तो पॉसिबिलिटीज बता दो क्या क्या है, कि कौन कौन आ सकता है। एक तो कॉपर +2 है, एक Br- भी है,
एक पानी से आने वाले H+ है, पानी से आने वाले OH- और पानी खुद है। ये 5 आदमी हैं। अब जिसका जैसा दिल करेगा अपना कर लेगा। तो अगर आप कैथोड की बात करते हैं तो पॉसिबिलिटीज तो बहुत सारी होंगी, लेकिन एक्चुअल पॉसिबिलिटीज को अगर देखें तो एक तो H+ के रिडक्शन की संभावनाएं बनती हैं, एक पानी के रिडक्शन की संभावनाएं बनती हैं, पूरी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी थी, और एक कॉपर के रिडक्शन की संभावनाएं बनती। ये 3 रिडक्शन के चांसेस बनते हैं। अब इन तीनों में अपने हिसाब से देख लेंगे। तो मुझे लगता है इसमें ज्यादा दिमाग न लगा के ये तो समझ में आ रहा है पहला ऑप्शन गलत है, क्योंकि हाइड्रोजन H+ तो है ही नहीं, कहां से आएंगे H+? पानी से, और पानी से आने वाले H+ तो वैसे ही बेकार ना के बराबर होंगे, तो इसलिए उसको निकाल लेते हैं। हाँ, ये चीज इन दो की लड़ाई समझ में आती है। ये पानी के रिडक्शन के चांसेस भी समझ में आते हैं और कॉपर के रिडक्शन के भी चांसेस समझ में आते हैं। हाँ, ये जरूर है सर कि पानी के रिडक्शन के लिए -0.83 वोल्ट आपने इसका रिडक्शन पोटेंशियल लिया था, और कॉपर के बारे में तो क्या ही बताएं, ये प्लस में 0.34 होता। सोचने की जरूरत ही नहीं है, कॉपर के रिडक्शन की संभावनाएं बेटर हैं। ये दोनों ऑप्शंस कैंसिल, यानी कैथोड पर क्या चल रहा है? कॉपर का रिडक्शन। अब इसी तरह से एनोडिक रिएक्शन की अगर आप बात करें तो एनोड पर क्या चल रहा है, चलिए वो भी देख लेते हैं। एनोड पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एनोड पर भी बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हैं, जिसमें एक तो OH- का ऑक्सीडेशन है जो O2 बनाएगा। हमें लगता है इसको कैंसिल कर देते। क्यों कैंसिल कर रहे हैं? क्योंकि OH- कहां से आएंगे? पानी से, और पानी से आने वाले OH वैसे ही बहुत कम होते हैं, तो इसको हटा देते हैं। चलिए दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है वाटर का ऑक्सीडेशन हो सकता है। ये भी हमने पढ़ा था, पूरी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी, हमने कई बार बताया था लास्ट क्लास में भी। पानी के रिडक्शन और ऑक्सीडेशन की पूरी इक्वेशन याद होनी चाहिए और उनके E0 वैल्यूज याद होने चाहिए। तो उसने पानी के ऑक्सीडेशन के चांसेस लिख दिए, और एक ऑप्शन था Br- का ऑक्सीडेशन। ये 3 ऑप्शन है हमारे पास। इन तीनों ऑप्शंस में से इस ऑप्शन को पहला को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं। दूसरे वाले में वाटर का ऑक्सीडेशन है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर याद हो तुम्हें तो -1.23 वोल्ट होता है, और यहां पर ब्रोमीन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अच्छा है कि वो याद रहे, दिस इज 1.08। अब दिखाई दे रहा है एकदम साफ साफ कि सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ब्रोमीन का बेटर है, इसलिए अगर चांसेस का ही सवाल है तो सारे चांसेस में से पहला ऑप्शन हटाइए, दूसरा हटाइए और तीसरा टिक कर दीजिए। यानी अगर ओवरऑल देखा जाए तो CuBr2 एक्वस की इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस सॉल्ट की इलेक्ट्रोलिसिस कैथोड पर तो कॉपर डिपॉजिट करके देगा, और एनोड पर ब्रोमीन गैस उछलती हुई आपको नजर आएगी। यानी CuBr2 के इलेक्ट्रोलिसिस बिल्कुल वैसे ही बिहेव कर रही है जैसे मोल्टेन CuBr2 की करती। बात समझ लो, अगर मोल्टेन CuBr2 होता तो कुछ ऑप्शन ही नहीं है, कॉपर को ही आना है, ब्रोमीन को ही आना है। यानी बिल्कुल मोल्टेन CuBr2 की तरह एक्वस CuBr2 का भी बिहेवियर नजर आता है। तो ये भी एक अच्छा सवाल बन सकता है। बताइए इन चारों सॉल्ट्स में से वो कौन से सॉल्ट्स हैं जिनके मोल्टेन स्टेट के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स और एक्वस स्टेट के इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट सिमिलर है या डिफरेंट है? तो समझ लो बात को। तो ऐसे करके IIT में आजकल इसे बहुत बदतमीजियां चलती है, बहुत बदतमीजियां मतलब तो मैच द कॉलम, ये मिलाओ वो मिलाओ, तो ऐसे में कुछ भी अच्छा सवाल जो है बनाया जा सकता। तो सब लोग इस बात को समझ पा रहे हैं कि क्या चल रहा है? ऋषभ समझ में आया बेटा? यस सर। बाकी लोगों को समझ में आया? नीरव समझ में आया बेटा? है नीरव? नहीं है नीरव। मंजीत, इनके माइक ही कनेक्ट नहीं है, हम जिनको देख रहे हैं उनके माइक ही कनेक्ट नहीं। श्रुति पवार? यस सर। शाबाश। तो ये बिल्कुल सीधा है, मतलब इसमें कुछ कलाकारी ज्यादा, और तुम समझो बात को, बहुत ज्यादा अकल भी मत लगाओ यार। मतलब सुनो, अब ऐसा तुम मत सोचो कि सर बहुत सारे सॉल्ट्स को याद करके जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ कुछ चीजें हैं और यही से घूम फिर के सवाल बनते रहते हैं, हमारा काम चल जाता है, हमें ज्यादा दिमाग लाने की जरूरत नहीं। क्योंकि अभी न्यूमेरिकली तो हमने डिस्कशन कुछ किया ही नहीं, न्यूमेरिकल तो यहाँ कुछ है ही नहीं। सीधे सीधे कि आप थ्योरेटिकली ये बताइए कि इस बर्तन में ये पड़ा है, 2 डंडे लटकाएंगे और वो दोनों डंडे इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होंगे, इन इलेक्ट्रोड्स का रिएक्शन में पार्टिसिपेशन निल होगा, तो जो भी पार्टिसिपेशन होगा वो इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन का होगा। कैथोड पर डिपोजिशन और एनोड पर लिबरेशन कैसे डिसाइड करेंगे? वो इनके ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल डिसाइड करेंगे। जिन जगहों पर कैथोड या एनोड ऐसे लिए जाते हैं जो खुद भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करें, उनको अटैकेबल इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है, जो लास्ट क्लास में हमने देखी थी, जिसमें कॉपर सल्फेट को कॉपर के इलेक्ट्रोड्स के बीच में डाला गया। याद है? कॉपर सल्फेट को अगर कॉपर के इलेक्ट्रोड्स के बीच में डाला जाएगा तो क्या होगा? अच्छा, ऐसी एक और ले लेते हैं, ये हटा दे भाई, समझ में आ गया? यस सर। ठीक, एक और ले लेते हैं। मान लीजिए थोड़ा सा और अजीब सा केस ले लेते हैं कुछ। एक सेकेंड।
हाँ, तो इसमें जैसे एक एग्जांपल और ले लेते हैं। मान लीजिए ऐसा कुछ ले लें, और तुम अपने आप ही सोचना इस बात। अब मान लीजिए ये ले लेते हैं, एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अब तुम बताओ, ये सीन है, ये बर्तन है, इस बर्तन में मान लीजिए आपने 2 इलेक्ट्रोड्स ले लिए, इनमें से एक कैथोड बन गया, एक एनोड बन गया। कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड, ये कौन डिसाइड करेगा? हम डिसाइड करेंगे, हमारी बैटरी डिसाइड करेगी। ठीक, तो हमने भाई बैटरी लगा दी, ऐसे करके ये मामला चल गया। तो अब दिखाई दे रहा है सर, ये आपका कैथोड बन गया और ये आपका एनोड बन गया। चलिए ठीक है, अब आपने इसके अंदर भरा क्या है? वो कह रहा है भाई इसके अंदर हमने मान लीजिए एक्वस AgNO3 डाल दिया है। हमने कहा बहुत बढ़िया, आपने एक्वस AgNO3 डाल दिया है, और वो कह रहा है कि ये जो इलेक्ट्रोड्स हैं ये सिल्वर के इलेक्ट्रोड। अब बताइए इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट्स कैथोड एनोड पे क्या दिखेंगे? तो जहां तक पॉसिबिलिटीज हैं तो बहुत सारी पॉसिबिलिटीज दिखाई देती हैं, तो लेकिन जो अकल कहती है, अकल यही कहती है कि कैथोड पर जो है रिडक्शन होगा। तो किस किस का हो सकता है वो सोच सकते हैं। तो कैथोड, पहले तो सारी पॉसिबिलिटीज तुम समझ ही रहे हो। सारी पॉसिबिलिटीज की अगर मैं बात करूं तो सारी पॉसिबिलिटीज में कौन कौन आदमी आएगा? एक तो Ag प्लस है, H+, नाइट्रेट है, H+ है, OH- है, पानी खुद है। ये सब सारी बकवास है, तमाम चीजें हैं, ठीक है, इनका कुछ ना कुछ हो सकता है। अच्छा, तो हमने कभी ऐसा कैथोड पे चांसेस क्या लगते हैं? उसने कहा कैथोड पर रिडक्शन होगा, और रिडक्शन के जो चांसेस हैं उसमें बहुत सारे लोग आएंगे। एक H+ के रिडक्शन के चांस बनेंगे, बिल्कुल गलत है, कोई फायदा नहीं है सर। H+ है ही नहीं तो क्या रिडक्शन करेंगे आप? दूसरा, पानी के रिडक्शन की संभावनाएं बनती है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, पानी की रिडक्शन की संभावनाएं बन सकती हैं। और Ag+ जो सोल्यूशन का Ag+ है, ये बिल्कुल रिड्यूस करके सिल्वर में कन्वर्ट हो सकता है। और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा चांसेस सिल्वर के लगते हैं, क्योंकि सिल्वर महंगा आदमी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा, प्लस में 0.8, समझ लो, यानी ये आपका E0 रखता है जिसका रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में होता है 0.8, प्लस 0.8। बहुत ज्यादा चांसेस हैं सर कि सिल्वर ही रिड्यूस करे। यानी अगर ऑप्शन की बात करते हैं तो कैथोड में इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं, इसको जिताते हैं, फिर आते हैं एनोड पर। एनोड की पॉसिबिलिटीज क्या लगती हैं? एनोडिक पॉसिबिलिटीज में बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन जो काम की बात लगती है वो ये कि सर OH- से जो O2 बनेगी कैंसिल कर दीजिए। क्लियर है? OH- है ही कितने, तो उसको कैंसिल करते हैं। सर नाइट्रेट के बारे में आपने कभी कुछ बात ही नहीं की, तो क्या बात करनी, छोड़िए, नाइट्रेट के ऑक्सीडेशन के चांसेस भी कैंसिल हो गए। एक आदमी बचता है, वो है हमारा सिल्वर, नहीं एक पानी के ऑक्सीडेशन से भी O2 के बनने की संभावनाएं हैं, और साथ ही साथ सिल्वर के ऑक्सीडेशन से Ag+ के बनने की संभावना है। बताओ समझ पा रहे हो कि नहीं? ये कहां से आ गया सर सिल्वर का ऑक्सीडेशन? क्योंकि इलेक्ट्रोड एनोड सिल्वर का है सर। ये पॉसिबल है कि एनोड का जो Ag+ है, ये हमारा Ag+ और ये भी हमारा Ag+। अगर एनोड Ag+ है तो ये पॉसिबल है कि एनोड Ag+ के फॉर्म में नीचे कूदकर गिर सके, यानी एनोड गल सकता है, पॉसिबल है। यानी Ag भी ऑक्सीडाइज हो सकता है, क्योंकि एनोड, ये वही अटैकेबल इलेक्ट्रोलिसिस जो लास्ट क्लास में कॉपर के लिए की थी हमने। अब होगा कि नहीं होगा वो डिसाइड कर लेते हैं। वो इनके पोटेंशियल से जरा बताओ जरा, पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना था? -1.23, और सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल प्लस में 0.8 है, तो ऑक्सीडेशन माइनस में चला जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -0.8 हो जाएगा। चाहे जो भी हो जाए, है तो ये बड़ा ही पानी के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से, और अगर ये बड़ा है तो चांसेस फिर वही है, सिल्वर ही ऑक्सीडाइज करेगा और सिल्वर के ऑक्सीडेशन से सिल्वर प्लस बनेगा। यानी कहने का मतलब क्या हुआ? बड़े मजेदार इलेक्ट्रोलिसिस है। सिल्वर नीचे गिरेगा, और यही सिल्वर नीचे गिरने के बाद धीरे से ऊपर जमने लगेगा, यानी सिल्वर ही गिरेगा, सिल्वर ही जमेगा। ओवरऑल Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन थ्रू आउट कांस्टेंट बनी रहेगी। कितना बड़ा सवाल बन गया कि भाई क्या आप बता सकते हैं कि Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन 1 घंटे बाद कितनी हो जाएगी? हम कहेंगे 1 घंटे बाद का क्या मतलब है? ये सेल जब तक काम करेगा तब तक Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट बनी रहेगी। ये लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। तो तुमने देखा था इससे पहले वाले केस में कॉपर +2 जमता जा रहा था, यानी डब्बे के अंदर कॉपर +2 की कॉन्सेंट्रेशन वो कम होती चली जा रही थी। इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में सर सिल्वर ही गिर रहा है, सिल्वर ही बढ़ रहा है। सोल्यूशन के अंदर पीएच की वैल्यू कांस्टेंट बनी रहेगी, क्योंकि वाटर के साथ कुछ हो नहीं रहा है, यानी सोल्यूशन की पीएच भी मेंटेन रहेगी और साथ में Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन भी मेंटेन रहेगी। कुछ समझे बात? यस सर। उसको जो एनोड पर होता है उसे लिबरेशन बोलते हैं। जनरली एनोड पर गैस आती, तो डिपोजिशन कैथोड पे होता है, जमना, और एनोड पर क्योंकि जनरली गैस उड़ती है तो उसे लिबरेशन बोलते हैं। लेकिन बातें सेंस एक ही है। तो सर कैथोड पे डिपोजिशन होता है, एनोड पे लिबरेशन होता है, क्योंकि जनरली गैस लिबरेट करती, तो वो वर्ड टेक्निकली वर्ड यही यूज किया जाता है। कुछ समझे बात को? ये है भाई? सूर्यांश समझ में आया भाई? Yes, sir.
भवनीश, यस सर। कुसुम, Yes, sir. आस्था, Yes, sir. अच्छा अब एक तुम आंसर अपने आप बताओ जरा। अब बताओ एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस, एक्वस NaCl क्या पॉसिबिलिटी लगती? एक्वस सर, इसमें आप NaCl। बता तो रहे थे कुछ गड़बड़ होगी, केस स्पेशल केस है। हाँ नहीं, एक बार अपने आप बताओ इसमें क्या क्या है, पॉसिबिलिटीज क्या है एक्वस NaCl में, हो क्या क्या हो रहा है? सर कैथोड पे पानी का होगा रिडक्शन, Na प्लस का तो बहुत नेगेटिव होता है। इसी में मान लीजिए एक केस बना ही लेते हैं। अब एक्वस NaCl, अब यार थोड़ा सा ना नया है। अब नया क्या है, मतलब मुझे ऐसा लगता है इसे याद करने वाला। अब याद करने वाला ये कि, और ये थोड़ा सा है भी अच्छा, मतलब टेक्निकली अगर देखा जाए तो ठीक लगता है, क्योंकि ये ध्यान रखना पड़ेगा। एक्वस NaCl की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं, एक्वस NaCl की अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो क्या होगा? तो यानी आपने NaCl ले लिया और एक्वस, अच्छा पॉसिबिलिटीज क्या लग रही है? जैसे ये बर्तन ले लिया, ये आपने इनर्ट इलेक्ट्रोड्स ले लिए और आपने यहाँ नमक का सोल्यूशन ले लिया और ये आपने कैथोड एनोड बना लिया। चलिए ठीक है, तो ये आपका कैथोड बन गया, ये आपका एनोड बन गया। अब आपको डिसाइड करना है कि अंदर क्या होने जा रहा है। तो पहली बात तो जो बर्तन के अंदर दिख रहे हैं वो सारे हम मेंशन कर लेते हैं। हमें बर्तन के अंदर क्या क्या दिखेगा? एक Na+ दिख रहा है, Cl- दिख रहा है, H+ दिख रहा है, OH- दिख रहा है और पानी खुद दिख रहा है। ये 5 आदमी, इन्हीं के साथ जो हो सकता है वो होगा। ठीक, अच्छा अगर कैथोड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कोई खास टेक्निकल पार्ट आ रहा है। क्यों? क्योंकि कैथोड के केस में से बात हो चुकी है। कुछ ये आदमी कोशिश कर सकता है, कुछ ये आदमी कोशिश कर सकता है और कुछ ये आदमी कोशिश कर सकता है। बताओ सब लोग समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर बेकार की बातें मत करिए। ऊपर की 2 कोशिश बिल्कुल नाकाम है, क्योंकि H+ आपको कहीं से मिलने वाला नहीं है और Na+ करता नहीं है हरकत, क्योंकि Na+ का रिडक्शन पोटेंशियल माइनस में 0.2.7 होता है, -2.7, इतना कम होता है कि इसका तो रिडक्शन की संभावना ही नहीं। सर एक ऑप्शन बचता है, ज्यादा दिमाग न लगाइए, सीधे सीधे, क्योंकि इसका जो E0 वैल्यू है वो -0.83 होता है, काफी अच्छा है विद रेस्पेक्ट टू सोडियम। यानी पानी के रिडक्शन की संभावनाएं होंगी। कैथोड पर उछल उछल के कौन सी गैस आएगी? हाइड्रोजन। यानी कैथोड का काम खत्म हो गया। अब एनोड पर आते हैं। एनोड की पॉसिबिलिटी क्या है? एनोड में ना यार थोड़ा सा अजीब सी कहानी है। कहानी अजीब सी इसलिए क्योंकि ये बड़ा सब उल्टा हो जाता है मामला। एनोड पर एक तो पॉसिबिलिटी OH के ऑक्सीडेशन से O2 के आने की है, एक पॉसिबिलिटी पानी के ऑक्सीडेशन से O2 के आने की है। पूरी रिएक्शन हम नहीं लिख रहे हैं, तुम्हें याद रखनी भाई। पूरी रिएक्शन बताओ जरा जल्दी से, आएगी O2+, 4H+ and 4 इलेक्ट्रॉन। यानी पानी के ऑक्सीडेशन की भी संभावना है। बहुत बढ़िया। और एक से क्लोराइड है, इसको क्यों रोक रहे हैं? क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज कर दीजिए। चलिए क्लोराइड को भी ऑक्सीडाइज, ये सारी ऑक्सीडेशन की पॉसिबिलिटीज हैं। अब देखो, अभी तुम क्योंकि जानते नहीं हो इसलिए तुम जवाब नहीं दे पा रहे हो, लेकिन एक चीज का जवाब तो तुम दे सकते हो। सर इसको हटाइए सर, बताओ मानते हो कि नहीं? हम इसको नहीं समझ रहा, हम समझ पा रहे क्योंकि OH- सर कहां से ले आएंगे, चाहे जो हो। है तो बहुत समझना, बहुत कम, और अगर ये बहुत कम है तो फिर इसको, इसके रिडक्शन या ऑक्सीडेशन की चांसेस वैसे ही खत्म हो गए। अब जो बचते हैं ये दोनों, इन दोनों के बारे में जितना तुम्हें पता है वो ये पता है कि इस ऊपर वाली रिएक्शन का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो -1.23, ये याद है? सर नीचे वाली और बता दीजिए तो अभी डिसाइड कर लेंगे। ब्रोमीन का लेकिन याद कर रखा है, ब्रोमीन का -1.08 था, इसका भी याद कर लेते हैं सर। चलिए ठीक है, इसका भी याद कर लेते हैं। इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 वोल्ट।
Yes, sir. अब देखो, अब मान लो है ऐसा, अब अगर ऐसा है तो हमने कहा फिर तो बात ही खत्म हो गई, फिर तो इसमें क्या दिमाग लाना है, फिर तो पानी जीत गया। पानी का माइनस में 1.23 बड़ा है एज कंपेयर टू माइनस 1.36, तो सब खेल खत्म हो गया। कैथोड पर हाइड्रोजन गैस आएगी, एनोड पर पानी के ऑक्सीडेशन से O2 गैस बनेगी, फुल स्टॉप। लॉजिकली यही समझ में आ रहा है। यानी जितना थर्मोडायनेमिक्स कहती है, थर्मोडायनेमिक्स ये कहती है कि जो रिएक्शन होनी चाहिए फाइनली, वो रिएक्शन ये दोनों होनी चाहिए, जिसमें जो पहली रिएक्शन है वो ये है जिसमें रिडक्शन होगा पानी का और ऑक्सीडेशन होगा पानी का। ये लग रहा, यानी पानी के ही रिडक्शन से H2 आएगा और पानी के ही ऑक्सीडेशन से O2 आएगा। थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली ये चीजें फीजिबल नजर आ रही हैं, जो कि लॉ कहता है। अब इसमें गड़बड़ क्या है कि हमने ये सोचा कि भाई जब सब कुछ कॉपी पे करके देख लिया, सारे रिडक्शन ऑक्सीडेशंस करके देख लिए, सारा अपना जुगाड़ लगा लिया, तो अब हम कैथोड पर ऐसे बैठे थे, चुल्लू लगाए, हाइड्रोजन गैस आएगी, तो कैथोड पर तो हाइड्रोजन गैस आ गई। ये देखिए बड़ा मस्त एकदम। इसी तरह से एनोड पर भी बैठे थे कि भाई ऑक्सीजन निकलेगी ऐसे करके, तो बैठे रहे, कोई गैस आई नहीं। हमने कहा ये चक्कर क्या है, हमने तो बिल्कुल सही एक्सटर्नल ईएमएफ लगा रखा है। कोई बताएगा इस प्रोसेस में एक्सटर्नल ईएमएफ कितना लगाया जाना चाहिए ताकि कैथोड पर H2 आ जाए और एनोड पर O2 आ जाए? अगर मैं एक्सटर्नल ईएमएफ की बात करूं, कितना एक्सटर्नल ईएमएफ लगना चाहिए? याद करो क्या बताया गया था, इलेक्ट्रोलिसिस के लिए एक्सटर्नल ईएमएफ जस्ट ग्रेटर देन E0 होना चाहिए इंटरनल। और इंटरनल कितना होगा? कैथोडिक रिएक्शन ये है, दिस इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, और यहां से स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड आ जाएगा प्लस 1.23, दोनों को माइनस करिए, ये आ जाएगा जो भी आ जाएगा। बात समझ रहे हो? यानी आपने एक्सटर्नल ईएमएफ उतना लगाना ही है ताकि ऐसा हो जाए। अब हमने उतना लगा दिया और हमने O2 को, ऑक्सीजन को एनोड पर आने का वेट कर रहे हैं कि एनोड पर O2 आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ सही चल रहा है, थर्मोडायनेमिक्स सब कुछ सही कर रही है, हम O2 का वेट, O2 आ ही नहीं रही। तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है यार, जब सब कुछ ऐसा होता था अब तक तो O2 को आना चाहिए। हमने एक्सटर्नल ईएमएफ भी सही लगा रखा है, एक्सटर्नल ईएमएफ की वजह से कैथोड पर हाइड्रोजन को आना चाहिए, एनोड पर ऑक्सीजन को आना चाहिए। वो आ क्यों नहीं रही? इसलिए क्योंकि ऑक्सीजन का जो लिबरेशन है वो काइनेटिक्स की वजह से काफी कम हो रहा है। यानी एक्चुअली वाटर का ऑक्सीडेशन, अब देखो बिल्कुल याद करने वाली कहानी है, और ये एक्वस NaCl में देखने को मिल रहा है आपको। यानी ऑक्सीजन का आना हाइड्रोजन पानी के ऑक्सीडेशन से, ये थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली होना चाहिए था जैसा अब तक हो रहा था। लेकिन काइनेटिक्स ये कहती है कि ऑक्सीजन के डिपोजिशन या लिबरेशन का रेट बहुत कम था, क्योंकि ऑक्सीजन आपको नहीं दिख रही है। तो मैंने सोचा यार अब इस रेट को बढ़ाऊं कैसे, तो मैंने एक्सटर्नल ईएमएफ और बढ़ा दिया। यानी वो जो आपने एक्सटर्नल वोल्टेज लगाया है, उस एक्सटर्नल वोल्टेज से और ज्यादा वोल्टेज लगा दिया ताकि प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस हो जाए और O2 के आने की संभावनाएं और बढ़ जाए। मुझे क्लोरीन से मतलब नहीं है, मैं तो पहले ही डिसाइड कर चुका हूं कौन आएगा एनोड पर, O2। लेकिन O2 आ नहीं रही है, मतलब समझ रहे हो, उसके आने का रेट बहुत कम। तो मैंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसके रेट को बढ़ाते हैं। और इसके रेट को बढ़ाने के लिए मैंने एक्सटर्नल ईएमएफ जो मैं लगा रहा था, ये सेल की बैटरी, ये बैटरी और तगड़ी लगा दी। तो जब बैटरी और तगड़ी लगा दी तो प्रोसेस और स्पॉन्टेनियस हो गया। मैंने कहा बहुत बढ़िया, O2 अब बाहर निकल के आई। अब चुल्लू लगाए, O2 का वेट कर रहे हैं, पता चला क्लोरीन बाहर निकल आई। हमने कहा भाई तुम कैसे? कह रहे भाई हमने सोचा हमारे लिए ये सब चल रहा है। कह रहे नहीं, हमने तुम्हारे लिए नहीं किया, हमें तो थर्मोडायनेमिक्स बताया था कि O2 को आना है, हमने O2 आ नहीं रही थी तो हमने एक्सटर्नल वोल्टेज लगा दिया। दिस एक्स्ट्रा वोल्टेज जो आप प्रोसेस के काइनेटिक्स को बढ़ाने के लिए कर रहे थे, इस एक्स्ट्रा वोल्टेज को ओवर वोल्टेज का नाम दिया जाता। लेकिन जब आप ये ओवर वोल्टेज NaCl के एक्वस सॉल्यूशन में लगाते हैं तो O2 के आने की जगह क्लोरीन दिखाई देती है। यानी डोमिनेंट इफेक्ट काइनेटिक्स का चलता है, ना कि थर्मोडायनेमिक्स। जरा समझो, हम फिर से बता रहे हैं काइनेटिक्स ऐसी कैसी। हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि भाई ऐसा है, कैथोड पर क्या होता है, एनोड पर क्या होता है, ये डिसाइड करने के लिए आप कैथोडिक पॉसिबिलिटीज लिखते हैं, एनोडिक पॉसिबिलिटी लिखते हैं। कैथोडिक पॉसिबिलिटी में हमने कई बार बात कर ली है, H+ ना के बराबर है, Na+ को आना नहीं है, बचा पानी रिड्यूस करके हाइड्रोजन गैस दे देगा। थर्मोडायनेमिक्स बहुत बढ़िया चल रहा है। फिर एनोडिक पॉसिबिलिटी में हमें ये 2-4 लोग लगे, उसमें हमने कहा OH- को कैंसिल करिए, ये तो है ही नहीं। पानी का ऑक्सीडेशन की संभावनाएं बनती हैं और Cl- के ऑक्सीडेशन की संभावनाएं बनती हैं। पानी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.23 है और हमारे Cl- का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल -1.36 है। अब इन दोनों में देखा जाए तो जीतना थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली पानी को चाहिए था, तो एनोड पर O2 को आना चाहिए था वाटर के ऑक्सीडेशन से। यहां तक ठीक है? अब तक यही होता चला आ रहा था। तो हमने सोचा एनोड पर O2 आएगी, बैठे रहे, आई नहीं। हमने कहा ये क्या चक्कर है, O2 एनोड पर क्यों नहीं आ रही? तो हम समझ गए, लग रहा है रेट ऑफ डिपोजिशन और लिबरेशन ऑफ O2 इज वेरी स्लो। तो टू इंक्रीज द रेट ऑफ व्हाट, O2, टू इंक्रीज द रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ O2, मैंने ओवर वोल्टेज लगा दिया। मैंने सेल का पोटेंशियल और बढ़ा दिया, ओवर वोल्टेज लगा दिया। सिर्फ किस लिए? ताकि O2 के डिपोजिशन या लिबरेशन का रेट बढ़े। ठीक, तो मैंने जैसे ही ओवर वोल्टेज लगाया, पता चला O2 की जगह क्लोरीन बाहर आ गई।
तो मैंने कहा ये क्या चक्कर है, क्लोरीन तो आ ही नहीं सकती थी, क्योंकि क्लोरीन का आना थर्मोडायनेमिक्स को अपोज कर रहा है, जबकि आना किसको चाहिए था, O2 को। लेकिन कहा क्या जाता है, एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाने से या जो ओवर वोल्टेज आप लगा रहे हैं, इस ओवर वोल्टेज के लगाने से क्लोरीन की लिबरेशन की रेट ऑक्सीजन के लिबरेशन के रेट से कई ज्यादा बढ़ जाता है, जिसकी वजह से काइनेटिक्स जीत जाती है और क्लोरीन डिपोजिशन लिबरेशन दिखाई देता है एट एनोड। ये स्पेशल केस NaCl के एक्वस सॉल्यूशन का ओवर वोल्टेज से लिंक है। इसलिए कभी आपसे पूछा जाए कि ओवर वोल्टेज क्या है और ये कैसे काम करता है, तो आप बता सकते हैं ओवर वोल्टेज वो एक्स्ट्रा वोल्टेज है जो सेल को दिया जाता है ताकि रिएक्शन के कैथोड या एनोड पर डिपोजिशन या लिबरेशन के रेट को बढ़ाया जा सके। एक्वस NaCl में जब आप ओवर वोल्टेज लगाते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली, क्योंकि O2 को आना चाहिए था, लेकिन काइनेटिक्स किसकी जीतती है, क्लोरीन की, और क्लोरीन की काइनेटिक्स जीतते ही एक्चुअली एनोड पर कौन डिपॉजिट करता, क्लोरीन। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस बोली जाए और बोला जाए थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली आंसर क्या आना चाहिए, द आंसर इज कैथोड पर H2, एनोड पर O2, बात खत्म। ठीक, लेकिन एक्चुअल सिचुएशन क्या है, एक्चुअल सिचुएशन यह है कि अगर आपने कुछ नहीं किया है तो एनोड पर आपको कुछ नहीं मिलता, क्योंकि O2 आती ही नहीं है, रेट बहुत स्लो है। तो ऐसे में आपको ओवर वोल्टेज लगाना पड़ता है। जैसे आप ओवर वोल्टेज लगाते हैं तो पता चला O2 की जगह क्लोरीन बाहर निकल जाती है। क्यों? क्योंकि उस एक्स्ट्रा वोल्टेज पर ऑक्सीजन के निकल के आने की संभावनाओं से बेटर या ऑक्सीजन के डिपोजिशन के रेट को बढ़ाने की जगह क्लोरीन की ऑक्सीडेशन का रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से खटाखट काइनेटिक्स की वजह से रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ क्लोरीन के बढ़ने से एनोड पर आपको क्लोरीन देखने को मिलती है, ना कि ऑक्सीजन। कुछ समझ पाए यहां तक? पहले बताओ, यहां तक ज्यादा दिमाग मत लगाओ, यहां तक समझ में आया कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये समझ में आया? अच्छा, दूसरी बात, अगर अब आते हैं न्यूमेरिकल पे, जो अच्छा एडवांस लेवल का न्यूमेरिकल है। क्या बता सकते हैं एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस में अगर कैथोड पर हाइड्रोजन और एनोड पर क्लोरीन आ रही है तो ओवर वोल्टेज कितना लगाया गया? तो पहली बात, ओवर वोल्टेज क्यों लगाया गया? क्योंकि सर ऑक्सीजन के आने का रेट बहुत कम था, तो ओवर वोल्टेज लगाया गया। ओवर वोल्टेज कितना लगाया गया ये कैसे निकालेंगे भाई? पहले सेल का कुछ पोटेंशियल था, बाद में सेल का कुछ पोटेंशियल होगा, दोनों को माइनस कर देना, ओवर वोल्टेज आ जाए, खत्म हुई बात। थोड़ी सा कर लगाना, और मुझे लगता है वो तो ऐसे भी समझ में आ रहा है। सेल का जो E0 होगा उसमें ये टर्म तो कॉमन होगा, बिकॉज 0.83 तो दोनों सूत्रों में आएगा। इसका मतलब हुआ जो भी डिफरेंस है किस किस में, ऑक्सीजन वाले ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में और क्लोरीन वाले में, दैट विल बी द ओवर वोल्टेज। सो द ओवर वोल्टेज विल बी द डिफरेंस दिस। सो द ओवर वोल्टेज इन दिस प्रोसेस इज 0.13 वोल्ट। अपने आप समझने की कोशिश करो, दिस इज ओवर वोल्टेज। नहीं, काइनेटिक्स नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं, इसको तो ध्यान रखना क्या कि थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली हम जब भी सवाल करते थे तो अपने हिसाब से E0 को ध्यान में रखते हुए आंसर निकाल देते थे। क्यों? क्योंकि जिसका E0 ज्यादा होगा उसके डिपोजिशन या लिबरेशन के चांसेस अकॉर्डिंगली बढ़ जाते थे। ठीक, लेकिन इसी चक्कर में O2 को आना चाहिए था, लेकिन रेट O2 के आने का बहुत स्लो दिखा एक्वस NaCl के केस। तो हमने क्या किया, अगर रेट कम हुआ तो रेट को बढ़ाने के लिए हमने वोल्टेज और बढ़ा दिया, ये सोच के कि रेट बढ़ जाएगा तो O2 दिखाई देने लगेगी। पता चला जैसे ही आपने वोल्टेज बढ़ाया तो जो रेट ऑफ लिबरेशन ऑफ O2 था वो तो नहीं बढ़ा, क्लोरीन के लिबरेशन के रेट इंक्रीज कर गया। यानी जो चीज थर्मोडायनेमिकली फीजिबल नहीं थी वो एक्चुअली काइनेटिक्स ने डोमिनेट कर दिया, रेट इंक्रीज कर गया क्लोरीन के डिपोजिशन का। ये देखो, ये जो हाँ इसी केस में, इसलिए एक्वस NaCl का केस बिल्कुल याद रखना है। और ये चीज मैंने लिखी भी हुई है, मैं तुम्हें अभी दिखा भी देता हूँ, तुम उसको नोट भी करना चाहो नोट भी कर सकते हो, और नहीं तो ये थोड़ा सा अब घर में जाके एक बार पढ़ लेना, मैं तुम्हें PDF दे दूंगा, तो इसमें एक बार पढ़ लेना। इसमें कुछ ओवर वोल्टेज वाली कुछ बातें लिखी हैं जो अभी बात कर रहे हैं कि एट एनोड अकॉर्डिंग टू द थर्मोडायनेमिक्स ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर शुड टेक प्लेस इंस्टेड ऑफ क्लोराइड आयन। लॉजिकल है, थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंगली क्लोराइड की जगह किसको आना चाहिए, पानी को आना चाहिए। लेकिन बट the rate of the reaction of oxidation of water is very slow, and to make it fast, किसको फास्ट करने के लिए, वाटर के ऑक्सीडेशन को फास्ट। मुझे क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पहले पता क्लोरीन को आना ही नहीं है, तो मैंने वाटर के ऑक्सीडेशन को बढ़ाने के लिए ओवर वोल्टेज लगा दिया, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया। जैसे आपने ओवर वोल्टेज लगाया तो पता चला इस ग्रेटर पोटेंशियल जिसको आप ओवर वोल्टेज कहते हैं, द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ क्लोराइड डोमिनेट्स ओवर द रेट ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर। ये ऐसा देखने को मिल रहा है इस केस। कुछ समझ पाए बात को? सर लो रेट होने का भी कोई रीजन है क्या बेटा? लो रेट होने का भी कोई रीजन है? नहीं, लो रेट होने का कोई रीजन नहीं है। एक्वस NaCl में ऐसा देख रहे हैं, मतलब आप पानी के ऑक्सीडेशन के चांसेस जो है उस पर्टिकुलर, क्योंकि तुम देखो बहुत ज्यादा E0 वैल्यूज में डिफरेंस नहीं है भाई, एक -0.83 आ रहा है, एक आपका 1.23 आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है जो भी वोल्टेज, जो भी सेल का पोटेंशियल आप लगा रहे हैं वो वोल्टेज इतना सफिशिएंट नहीं है कि दोनों लोगों को कैथोड या एनोड पर आसानी से लिबरेट या डिपॉजिट कर पाए।
तो आपको एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाना ही चाहिए था, मतलब आपको ये बात पहले से पता होनी चाहिए थी कि हमें कुछ एक्स्ट्रा वोल्टेज लगाना चाहिए, लेकिन वो एक्स्ट्रा वोल्टेज ये उल्टा काम कर देगा, ये समझ में नहीं आता, और ये NaCl के अंदर देखने को मिलता। तो इस बात को सिर्फ NaCl के एक्वस NaCl के इलेक्ट्रोलिसिस के लिए याद कर लेते हैं कि जब कभी ऐसा, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एनसीईआरटी में ओवर वोल्टेज का हल्का सा नाम दिया गया, तो मेंस लेवल पर ये ऑब्जेक्टिव किसी फॉर्म में बना सकता है कि व्हाट इज ओवर वोल्टेज। एडवांस लेवल पर ओवर वोल्टेज के कैलकुलेशन पर सवाल आ सकता है, तो अगर ओवर वोल्टेज के कैलकुलेशन पर सवाल आए तो जो थर्मोडायनेमिक्स के थ्रू आना चाहिए और जो काइनेटिक्स के थ्रू आ रहा है, उन दोनों के वोल्टेज को माइनस करके आप ओवर वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कैथोड वाला पोर्शन तो हमारा कांस्टेंट है। यानी जब भी आप ई नॉट कैलकुलेट करेंगे सेल का, जो एक्सटर्नल ईएमएफ आप लगाना चाहते हैं, वो एक्सटर्नल ईएमएफ सेल के ई नॉट से बड़ा होना चाहिए। याद है, इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए बाहर वाला आदमी मजबूत होना चाहिए, तो वो सेल का जो ई नॉट है पहले वो निकालिए और दूसरा वाला सेल का ई नॉट निकालिए। उन दोनों ई नॉट के डिफरेंस से ही आप ओवर वोल्टेज कैलकुलेट कर, समझ पाए कि नहीं? Yes, sir. तो अब ये यानी ये कुछ केसेस ऐसे हैं जिनको हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी अब तुमने देखो क्लोराइड का देखा, ब्रोमाइड का देखा, सोडियम, कॉपर, एल्युमिनियम, एजी वेजी इन सब का देख लिया, तो अब कभी कोई सॉल्ट आता है तो सॉल्ट के इलेक्ट्रोलिसिस से क्या बनने वाला है एक आइडिया लग सकता है। कोई कैसे भी सवाल बनाएगा हम आइडिया लगा लेंगे। जिंक ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, जिंक सल्फेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, कॉपर आयोडाइड की करेंगे, फलाना की करेंगे। अब काफी कुछ तुमने देख लिया है इसको, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस के फाइनल प्रोडक्ट क्या बनने वाले, एक अंदाजा। सबको समझ में आ गया यहां तक? यस सर। ठीक, अच्छा अब इसी में अब थोड़ा सा और एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। इस इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल्स कैसे बनेंगे हम उसके बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि वो फैराडेज के इलेक्ट्रोलिसिस के कुछ लॉज है जो अभी हमें डिसाइड करने हैं। उससे पहले मैं क्योंकि हम ई नॉट वाला पोर्शन अब खत्म करने जा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल खत्म कर रहे हैं, तो उस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के खत्म करते ही और ये इलेक्ट्रोलिसिस वाला पोर्शन भी खत्म करते हैं। इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वाले पोर्शन खत्म करते वक्त एक छोटी सी चीज है जो याद करते हैं, और वो है थर्मोडायनेमिक रिलेशंस। यानी सेल की रिएक्शंस के कुछ थर्मोडायनेमिक रिलेशंस भी हैं जो हमें कैलकुलेट करने पड़ सकते हैं। हम उनके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रहे हैं। तो जैसे कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ये बोलते बोलते गड्ढे में कौन चला जाता है यार? सूर्यांश है ये? हाँ यस सर, सूर्यांश। सूर्यांश तुम बोलते बोलते गड्ढे में घुस जाते हो बे? सिर्फ मैं नहीं घुसता सर, कुछ माइक पता नहीं क्या हो रहा है। तुम गड्ढे से ही बोलो ना, तुम्हारी पहली आवाज सही आती सर। सर अभी हमने जो ये NaCl वाला केस पढ़ा, ये KCl वगैरह के साथ नॉर्मली रहता है। हाँ मतलब मुझे लगता है KCl के लिए हमने कहीं ऐसा, तुम देखोगे तो पता चलेगा, KCl के साथ भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। मतलब अगर क्लोराइड का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है NaCl या KCl के साथ, तो दोनों सूरतों में कुछ यही चीज है, क्योंकि Na और K के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स में, रिडक्शन पोटेंशियल में ज्यादा फर्क नहीं है। क्लोराइड पानी के साथ ये बदतमीजी करता है, तो ये NaCl KCl के केस में ये ओवर वोल्टेज वाला केस बनेगा ही बनेगा। और बल्कि मुझे लगता है ये तो याद करने वाली सीन ही नहीं, मतलब चलो हम कहां तक याद करके जाएंगे। अच्छा सवाल ये है कि ये बताइए ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों नहीं हुआ? अगर ऐसा नहीं हुआ तो ओवर वोल्टेज कितना लगाया गया? अगर ओवर वोल्टेज इतना लगाया गया तो बताइए किसको आना चाहिए था, कौन आ गया? तो कुछ करके कुछ ऐसा सवाल पूछा जाना चाहिए जो हम याद ना करें लेकिन लॉजिकली हम आंसर दे पाए, क्योंकि बहुत सारे सॉल्ट्स हैं, उन सारे सॉल्ट्स के इलेक्ट्रोलिसिस में अगर कुछ एक्सेप्शंस हैं तो हम कहां तक याद करें। लेकिन कम से कम कुछ जगहों पर ओवर वोल्टेज वाली कहानी जो है उसको याद कर लेते हैं कि कभी किसी सॉल्ट से रिलेटेड बात करे और बताए कि यार ओवर वोल्टेज लगाना पड़ा, बताइए ऐसा क्यों हुआ कि ओवर वोल्टेज लगाना पड़ा, बताइए ओवर वोल्टेज लगाने की वजह से क्यों थर्मोडायनेमिक्स हार गई। कुछ इस तरह का कोई सवाल आए तो आप लिंक करिएगा उसको NaCl के साथ और अपना आंसर प्रिडिक्ट करिए। समझ रहे हो ना? यस सर। अब जैसे ये चार रिलेशंस हैं, मैंने अभी सिर्फ लिखे हैं, मैं कोशिश करता हूं अगर तो हम लोग आपस में मिलकर इसको डिराइव कर सके। मुझे लगता है कि हमने जो पहला रिलेशन लिखा है वो पहला रिलेशन ये लिखा है, अगर आप देख पा रहे हो। फर्स्ट रिलेशन जो हमने थर्मोडायनेमिक दिया वो ये, दूसरा रिलेशन एंट्रोपी चेंज का रिएक्शन की, तीसरा रिएक्शन के एंथैल्पी चेंज का, और चौथा हीट जो हमारी कैपेसिटी है उसके डिफरेंस का। ये चार रिलेशंस हैं। तो आप डिसाइड करते हैं, मुझे लगता है मुझे पहले रिलेशन के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम काफी बात कर चुके हैं इस बारे में कि डेल्टा G0 माइनस NF E0 सेल के बराबर होता है और डेल्टा G किसी भी रिएक्शन का माइनस NF E सेल के बराबर होता है। ये तो ठीक है, इसमें तो कोई डेरिवेशन नहीं है। ये तो बात है, वर्क डन बाय द सेल, मैक्सिमम वर्क डन बाय द सेल इज दिस, वर्क डन बाय द सेल इज माइनस NF E सेल। तो ये तो डेल्टा G वाले रिलेशन से, इसके बारे में कुछ बात नहीं करनी। लेकिन ये एक यूनिक सा रिलेशन लगता है, डेल्टा S, एंट्रोपी चेंज ऑफ द रिएक्शन। यानी जो सेल रिएक्शन है उस सेल रिएक्शन के एंट्रोपी चेंज उसको सेल के साथ, सेल के पोटेंशियल के साथ कैसे लिंक करेंगे, वो इंपॉर्टेंट लगता है।
और बड़ा यूनिक सा रिलेशन लगता। तो सबसे पहले तो ये जो रिलेशन है ये कैसे आया, थोड़ा सा इसके बारे में अगर दिमाग लगाएं तो एक काम करते हैं, इसको यहाँ बगल में एक बार देखते हैं अगर डिराइव हो सके, है ना, ये वाला सिर्फ इतना रिलेशन अगर कर पाए तो तुम बताओ ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को अगर भूल जाए और एंट्रोपी चेंज तक रिएक्शन की पहुंचना चाहें तो ये बताओ ये ठीक है, ये लिखा जा सकता है G इज इक्वल टू H माइनस TS, अगर तुमने सुना हो। यस सर। अच्छा, अब इसी में थोड़ा सा चेंज अगर करें तो देखते हैं वो तुमने सुना है कि नहीं, G इज इक्वल टू E प्लस PV माइनस TS। बताओ कुछ समझे? क्योंकि अगर नहीं सुना है तो इसको याद कर लेते हैं, क्योंकि जो H होता है दैट इज हीट एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो दिस H इज E प्लस PV। H की जो वैल्यू होती है वो E प्लस PV के बराबर होती है। तो अगर मैं G को H माइनस TS बोलता हूं तो H की जगह E प्लस PV पुट कर सकता हूं। चलिए ठीक है, अब मैं DG की वैल्यू निकालता हूं। DG इज इक्वल टू D प्लस PdV प्लस VdP। ये मेरे ख्याल से मैथ्स के स्टूडेंट तो तुम लोग समझ रहे होगे सारी बातें। डी पीवी का डी पीवी प्लस VdP प्लस इसी तरह से इसका हो जाएगा माइनस PdS माइनस SdT। यस सर। ठीक, अच्छा अब थोड़ा सा दिमाग लाते हैं, अब इसको यहीं छोड़ देते हैं, इस बात को यहाँ पर डब्बा बना के छोड़ देते हैं, फिर बाद में देखेंगे इसका क्या करना है। मैं इसको यहीं छोड़ दिया। चलिए आप यहीं रुक जाइए, आगे चलते हैं। सर ये ऊपर E क्या रिप्रेजेंट कर रहा है उसमें? E internal energy, H is the enthalpy, that is that energy content of the system at constant pressure, and E का मतलब होता है energy content of the system at constant volume। तो H और E का जो रिलेशन है वो H इज इक्वल टू, देखो ये तुम समझो, ये एब्सोल्यूट वैल्यूज कभी कैलकुलेट नहीं की जा सकती। H नहीं कैलकुलेट कर सकते आप डेल्टा H कैलकुलेट करते हैं, E कैलकुलेट नहीं करते, डेल्टा E कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने क्या किया, रिलेशन यही है कि थर्मोडायनामिक रिलेशंस में H और E को कैसे लिंक करते हैं, H इज इक्वल टू E प्लस PV। लेकिन मुझे H नहीं निकालना है, मुझे डेल्टा H कैलकुलेट करना है। बात समझ रहे हो कि नहीं क्या कह रहे हैं? तो यानी एक रिलेशन है G का H माइनस TS। तुम याद करो, तुमने G का कोई रिलेशन कहां निकाला है? कभी तुमसे पूछा जाए फ्री एनर्जी निकालो ना, फ्री एनर्जी चेंज निकालो, यानी आप G नहीं याद करते हैं, आप डेल्टा G याद करते हैं। तुम लोग बात समझ रहे हो कि नहीं? तो मैंने एक रिलेशन याद किया है फ्री एनर्जी का एंट्रोपी के साथ और साथ ही साथ इंथैल्पी का इंटरनल एनर्जी के साथ। तो G को H माइनस TS लिख दिया और H को E प्लस PV लिख दिया। मेरा एक गंदा सा रिलेशन ये बन गया। यहां तक समझ में आया है? अब मैं दो बातें करने जा रहा हूं, अब देखते तुम लोग में किसको याद। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? फर्स्ट लॉ क्या कहता है? फर्स्ट लॉ कहता है कि इंटरनल एनर्जी चेंज जो होता है वो dQ प्लस dW के बराबर होता है। ठीक है ये? यस सर। अच्छा, और आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो DE की वैल्यू है वो dQ प्लस dW का मतलब माइनस PdV होता है। यस ठीक है ये? अच्छा, अब और आगे बढ़ते हैं। इससे ये समझ में आता है कि जो dQ की वैल्यू है वो DE प्लस PdV के बराबर होगी। इसको भी भूल जाते हैं, यहीं पर लिखकर छोड़ देते हैं। चलिए इसको भी छोड़ दिया और आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सेकंड लॉ के पास। सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ क्या कहता है? थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लॉ कहता है कि जो ds होता है वो dQ बाई T होता है, इसलिए dQ जो होता है वो TdS होता है। याद है ये वाली बात? बताओ ये दोनों बातें ठीक है कि नहीं? हमने कोई ज्यादा टेक्निकल नहीं किया यार, कम से कम तुमने फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ स्कूल लेवल पर पढ़ा हुआ होगा। सिंपल लॉ है। फर्स्ट लॉ इज D इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंजेस, हीट कंटेंट जो भी आपने हीट दिया प्लस जो वर्क किया, एंड दैट इज एनर्जी कंजर्वेशन। फर्स्ट लॉ कौन सा लॉ होता है? एनर्जी कंजर्वेशन लॉ। यानी जितनी भी हीट आप देंगे, जितना वर्क करेंगे, वो सब किस में कन्वर्ट हो जाएगा? इंटरनल एनर्जी। मैंने खाना खाया 1 किलो, मैंने अपने ऊपर, मेरे ऊपर काम किया गया 2 किलो, तो जो टोटल एनर्जी मेरी बढ़ गई वो 3 किलो हो गई। मतलब मेरी बात समझ रहे हो? यानी एनर्जी का कंजर्वेशन ही हमारा फर्स्ट लॉ है कि जो भी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा वो इंटरनल एनर्जी चेंज आपने कितना खाया और आपके ऊपर कितना वर्क किया गया उससे निकाला गया। ठीक, अच्छा, और सेकंड लॉ क्या कहता है? सेकंड लॉ कहता है सिस्टम की रैंडमनेस में जो चेंज आता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर T वो dQ बाई T से निकाला जाता है। यहां तक ठीक है? अब देखो जरा, यहां से एक चीज समझ में आती है, ये जो DE प्लस PdV है वो ये है, जरा समझना जरा बात को, ये यहां से लेके यहां तक, और जो तुम्हारा TdS है वो ये है। तो मुझे तो लगता है कि ये कैंसिल हो गया मामला। जरा समझिए बात को, क्योंकि ये भी DQ है और ये भी DQ है, एक माइनस में एक प्लस में तो निपट जाएगा।
तो अल्टीमेटली डीजी का जो रिलेशन आ गया वो यहां तक पहुंच गया। चलिए खत्म हो गई बात। यानी अब हम आ गए यहां पर, जो डीजी का रिलेशन आ गया, डीजी इज इक्वल टू क्या क्या बचा, वीडीपी माइनस एस डी। अब इसमें एक बात बड़ा क्लियर है, सिंस सेल रिएक्शंस आर ऑब्जर्व्ड at constant pressure, so dp will be equal to 0. dp की वैल्यू 0, और अगर dp 0 हुआ तो सर ये टर्म 0 हो जाएगा, इससे dg की वैल्यू आ जाएगी माइनस एस dt। बताओ यहां तक ठीक? इससे s की वैल्यू आ जाएगी dg बाय dt माइनस। बस हम पहुंचने वाले हैं अपने रास्ते। और देखो हमें ऐसा लगता है जैसे तुम्हें ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या डेरिवेशन है, बड़ा गंदा सा लग रहा है। अब तुम चाहो तो डेराइव मत याद करो, लेकिन मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा था कि ऐसा नहीं कि कुछ, क्योंकि थोड़ा सा क्लैरिटी रहती है ना कि ऐसा नहीं कि आसमान से टपक गया, कोई हाई फाई ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल सीधा सीधा डेरिवेशन है। जिस बच्चे को थोड़ा सा आइडिया होगा उसमें कुछ याद करने के लिए बोल रहा हूँ कि अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये रिलेशन याद रखना है, दिस इज थर्मोडायनामिक रिलेशन ऑफ जी एच एंड एस। सिमिलरली एक एच और ई और पीवी का रिलेशन है। ये दो रिलेशन से हमने एक बड़ा सा एक्सप्रेशन बनाया, फिर मैंने फर्स्ट लॉ लगाया, फिर मैंने सेकंड लॉ लगाया, और फर्स्ट और सेकंड लॉ से मैंने दो टर्म्स को कैंसिल कर दिया, तो मेरा जो टर्म छोटा हो गया डीजी का वो ये बन गया। और फिर कहा जाता है कि सेल जो है वो कांस्टेंट प्रेशर पर वर्क करता है, तो इसका मतलब डीपी को भी 0 कर दिया, तो डीजी की वैल्यू माइनस एस डी आ गई, उससे एस की वैल्यू जो है वो डीजी बाई डी आ गई। यहां तक ठीक? लेकिन मुझे एस नहीं निकालना है, मुझे निकालना है डेल्टा एस। तो मैंने कहा चलिए डेल्टा एस निकाल लेते हैं, तो अगले पेज पे लिखेंगे। बताओ ये नोट कर लो यार पहले। सर हमने प्रेशर को कांस्टेंट क्यों बोला, टेम्परेचर को क्यों नहीं बोल रहे हैं? नहीं, ये टेम्परेचर तो चेंज होता रहेगा, क्योंकि सेल का जो पोटेंशियल है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होगा। अभी वही एक टर्म आने वाला, देखो तुम यहाँ देख रहे होगे, ये जो डी बाय, ये छोटा टी नहीं है, ये बड़ा टी है, मतलब ये टाइम नहीं है, ये टेम्परेचर ऐसे। तो डी बाई डी टी यानी दिस इज एक्चुअली टेम्परेचर कोफिशिएंट, यानी सेल का जो ईएमएफ है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। अगर सेल का ईएमएफ टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तब तो डी बाई डी टी ये तो 0 हो जाए, लेकिन सेल का क्योंकि ईएमएफ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, तो इसलिए ये तो कंफर्म है कि एक टेम्परेचर से रिलेटेड टेम्परेचर कोफिशिएंट वो भी आने वाला। इसलिए जो सेल की रिएक्शंस होती हैं, जनरली जो रिएक्शंस होती हैं उनको कांस्टेंट प्रेशर पर ही ऑब्जर्व किया जाता है, और अगर उनको कांस्टेंट प्रेशर पर ऑब्जर्व कर रहा है तो आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर रेंज में ईएमएफ सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, टेम्परेचर के ऊपर। देखो वो सब समझो एक एनवायरनमेंट के ऊपर। अब ऐसा नहीं कि रेंज बहुत चेंज कर दें तो फिर वो सारी कंडीशन यही होंगी जो आप चल रही हैं। एक फिक्स रेंज के अंदर ये सारी चीजें ऑब्जर्व की जा रही हैं कि प्रेशर इज कांस्टेंट, टेम्परेचर इज वेरिएबल, जिसकी वजह से सेल का ईएमएफ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट माना जा रहा है, और वो ईएमएफ किस तरह से टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करेगा वो आपको इक्वेशन सवाल में बताएगा। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो आप ये अज्यूम कर रहे हैं कि एनी सेल रिएक्शन इज इन अ कांस्टेंट प्रेशर रीजन, फाइनली द ईएमएफ इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर ओनली, यानी सेल का जो ई नॉट होगा वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। यहां तक ठीक है? सर ये बात सही है, लेकिन जब हम गैस रिलीज होती है इन सेल्स में, इलेक्ट्रोकेमिकल गैस क्या? तो सर गैस रिलीज होती है तो उससे प्रेशर में तो फर्क आएगा ही। नहीं, अरे नहीं भाई, ये समझ नहीं रहो। हम जो प्रेशर यूज कर रहे हैं, प्रेशर तो उड़ गया। मतलब आप समझिए कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जो कांस्टेंट प्रेशर पे चल रही है, गैस के रिलीज होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तुम्हें क्या लगता है सेल के अंदर जो गैस रिलीज होती है वो सेल को फाड़ डालेगी? नहीं, मतलब समझो बात को। मतलब कहने का मतलब ये हुआ, जो भी सेल की रिएक्शंस है या जितनी भी रिएक्शंस को हम ऑब्जर्व करते हैं वो जनरली कांस्टेंट, भाई हमारे आंखों के सामने चल रही है तो क्या चीज कांस्टेंट मान सकते हैं आप? कम से कम उसे तो कांस्टेंट मान लीजिए ना, जो जिसने ऊपर बवाल मचा रखा है, दैट इज वो जो ऊपर से दबा रहा है, वो कौन है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि कांस्टेंट। टेम्परेचर मेरे हाथ में नहीं है, हो सकता है अंदर बवाल मचाओ टेम्परेचर चेंज हो जाए, तो टेम्परेचर के बारे में बात नहीं कर रहा, बट क्योंकि रिएक्शन मेरी आंखों के सामने चल रही है तो ये कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस ही माना जाए। समझ लो ना? तो ये इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि जनरली सेल की रिएक्शंस को आप कांस्टेंट प्रेशर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए वीडीपी को 0, डीपी 0, चेंज इन प्रेशर इज 0, सो अल्टीमेटली वीडीपी विल बी 0। सो अल्टीमेटली एस की वैल्यू माइनस डीजी बाई dt निकल आई। ठीक है? अच्छा, अब इसी में अगले स्टेप पर आते हैं। हमें एस निकालना ही नहीं है, हमें तो डेल्टा एस चाहिए, तो हम डेल्टा एस की वैल्यू निकाल लेते हैं। डेल्टा एस की वैल्यू कितनी आ जाएगी? डेल्टा एस अगर आप कैलकुलेट करते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, पहले एस निकालते हैं। एस इज इक्वल टू क्या था? माइनस डी जी डी बाई डी टी। चलिए अब डेल्टा एस निकालते हैं, तो डेल्टा एस विल बी माइनस डी डेल्टा जी बाई डी टी, एंड डी डेल्टा जी
इज, समझना जरा, डेल्टा जी किसके बराबर था? माइनस एन एफ ई सेल तो अपॉन डी टी। माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया एन एफ को बाहर ले लेते हैं और ये आ जाएगा डी ई सेल बाई डी टी। एंड दिस डी ई सेल बाई डी टी इज टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल। यानी ये कंफर्म है, अगर आपके सेल का ईएमएफ वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है तो एंट्रोपी चेंज आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर सेल का पोटेंशियल टेम्परेचर डिपेंडेंट नहीं है तो दैट मींस द एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम शुड बी जीरो। समझो, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर के साथ रिश्ता एंट्रोपी चेंज का वो इस इक्वेशन से डिफाइन किया गया है, जिसमें डी सेल बाई डी टी वो टेम्परेचर कोफिशिएंट बोला गया है। ये जो ई सेल है ये टेम्परेचर डिपेंडेंट अगर है तो इसका रिलेशन टेम्परेचर के साथ कुछ भी एग्जाम में दिया जा सकता है। अगर एडवांस लेवल की बात करें तो मान लीजिए रिलेशन दे दिया ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस फलाना डमाका ऐसे करके, मतलब समझो कैसा भी। तो अगर आपको सेल का ईएमएफ टेम्परेचर के साथ दे रखा है तो यहां से आप डिफरेंशिएट करिए टी के रेस्पेक्ट में, वो डिफरेंशिएट करके टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल के लाइए, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट ऊपर पुट कर दीजिए, आपको डेल्टा एस मिल जाएगा। बड़ी एडवांस लेवल का सवाल बनेगा। यानी सेल का जो ईएमएफ है वो टेम्परेचर पर कैसे डिपेंड कर रहा है वो सवाल दे देगा। आप उसका डिफरेंशिएशन करके टी के रेस्पेक्ट में टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल लाइएगा, वो टेम्परेचर कोफिशिएंट उठा के ऊपर पुट कर दीजिएगा, उससे आपको डेल्टा एस मिल जाए। समझ, मैं न्यूमेरिकल की बात कर रहा हूं। मैं इस बार थोड़ा सा हट के बात, और जेई में अब तक इसके ऊपर कोई भी सवाल नहीं पूछा गया है, तो ये एक अच्छी बात है कि बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि क्योंकि उसकी आदत है 2 चैप्टर्स को क्लब करने की, तो मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद लग रही है, या पहले भी थोड़ी सी लगती थी, अभी तक उसने पूछा नहीं, कि बहुत पहले इससे रिलेटेड सवाल आया था, मतलब शायद समझो 20-22 साल पहले, तो वो काफी पुरानी कहानी, इसलिए बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं कि एक ऑब्जेक्टिव सवाल इससे रिलेटेड वो बना दे। तो इसलिए ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और थर्मोडायनेमिक्स को मिलाकर जो सवाल बन रहा है इसके चांसेस बहुत बार बन। तुम इस बार भी देखो ना, इस बार भी मैंने तुम्हें एक सवाल कराया था जो कि अलग अलग ई नॉट्स की मदद से ई नॉट कैलकुलेशन का एक सवाल था, ठीक। उसमें भी तो एक तरह से देखा जाए 2 कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहे हैं ना, एक डेल्टा जी यानी थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड और एक, तो उसकी आदत है वो ईएमएफ और इसको मिला के सवाल बना सकता है। तो इससे रिलेटेड भी एक सवाल बन सकता है कि आपको डेल्टा डीई बाई डी की वैल्यू सवाल में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गिवन, और उसका तरीका बड़ा आसान है कि आपको दे दिया ई सेल की जो वैल्यू है वो है 5 + 2t ऐसे करके दे दी, 5 + 2t ऐसे, समझ लो बात को। तो अब आपसे पूछेगा बताइए कि फलाना टेम्परेचर पर या कितना, समझो इस सेल का डेल्टा एस कितना है, ऐसे करके सवाल आ गया। तो सबसे पहले आप डी सेल बाई डी निकालिएगा जुगाड़ लगा के, है ना, तो वो डी सेल बाई डी आ गया, वो डी सेल बाई डी यहां पुट कर दीजिएगा, सेल की रिएक्शन दे रखी होगी, उससे एन का पता चल जाएगा, फैराडे कांस्टेंट हमें पहले से पता है 96500, फटाक से पुट करिए, डेल्टा एस बाहर आ जाए। कुछ समझे कि नहीं? यस है ना, मतलब हम ये ऐसा सोच रहे हैं कि पूछ सकता, लेकिन अभी के लिए क्लैरिटी क्या है कि सर डेरिवेशन बहुत ज्यादा गंदा नहीं है, अब सीधा डेरिवेशन है, बस ये कि ऐसा लग रहा है जैसे डेरिवेशन को ध्यान रखना पड़ेगा। तो आप चाहे तो डेरिवेशन को ध्यान रखें, चाहे ना ध्यान रखें, लेकिन इतना जरूर याद रखिए कि डेल्टा जी के साथ आपने ईएमएफ को रिलेट किया है, आपने डेल्टा एस के साथ भी ईएमएफ को रिलेट किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि डेल्टा एस कैलकुलेशन में टेम्परेचर कोफिशिएंट का टर्म आता है जो कि डीई सेल बाई डी से निकाला जाता है। वो सेल टेम्परेचर का ईएमएफ, सेल का ईएमएफ टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड कर रहा है वो आपको सवाल में दे दिया जाएगा, उससे आप टेम्परेचर कोफिशिएंट निकाल कर डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। हम एक सवाल कर लेंगे जो 20 साल पहले आया था, मैं लिख के लाया हूं, उसको तुम एक बार प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक। अच्छा, दूसरी बात, ये डेल्टा एस का रिलेशन। अब आता है डेल्टा एच का रिलेशन, तीसरा थर्मोडायनामिक एंटिटी डेल्टा एच। डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? तो अभी तो किया था, जब डेल्टा जी आ चुका, डेल्टा एस आ चुका, तो डेल्टा एस तो अपने आप ही आ जाएगा, फिर तो उसमें कुछ करना ही नहीं। एक बार अपने आप डिराइव करके देखो जरा डेल्टा एच का रिलेशन, डेल्टा एच निकाल के देख लेते हैं। डेल्टा जी जो होता है वो डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर मुझे डेल्टा एच चाहिए तो डेल्टा जी प्लस टी डेल्टा एच से निकाला जाता है। हाँ, तो वो वैल्यू रखकर एक बार देखो आना क्या चाहिए, पहले वो भी देख लो यार। जो आना चाहिए हमारा वो ये आना चाहिए रिलेशन, एक बार देख लो, कहीं मैं लिख के लाया तो था, ये यहाँ, ये एक बार देखो इसमें क्या आ रहा है, ये आ रहा है, ये निकाल के देखो जरा, ये रिलेशन आ रहा है, एक बार ये निकाल के देख लेते हैं। माइनस एन एफ ई सेल एन एफ टी डी सेल बाई डी टी, एक बार आ रहा देखो भाई करके, ये आ रहा है। यस सर, आ रहा है। हाँ, तो ये कर लेंगे, ये आसान है डिराइव करना, क्योंकि अब डेल्टा जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस एन एफ ई सेल, और अभी तुमने बताया टी डेल्टा एस में डेल्टा एस क्या था, एन एफ
DE सेल बाई dt। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू आ जाएगी। कुछ गलत तो नहीं कर रहा है? यही दिया था पीछे, तो ये आपका Yes, डेल्टा एच आ जाएगा। चलिए इसको भी हटा देते हैं। और क्या बचा? और बचा हमारे पास उसके बाद बचा हमारे पास डेल्टा सीपी। अब हीट कैपेसिटी का डिफरेंस, चलिए डेल्टा सीपी निकालते हैं। अब इसके लिए एक बात पता होनी चाहिए, जो सीपी होती है वो होती है DH बाई dt, DH बाई dt, ये सीपी। यानी कि जो DH की वैल्यू है वो सीपी dt के बराबर। ये DH हीट कांस्टेंट प्रेशर पर हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम इज, अब जब भी आप कैलकुलेट करते हैं तो वो सीपी dt से कैलकुलेट, और जब इंटरनल एनर्जी चेंज कैलकुलेट करते हैं तो सीवी dt से कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारा DH है जो कि सीपी dt के बराबर। हमें डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसे निकाली जाए? अब सीपी हमें चाहिए, सीपी की वैल्यू आ जाएगी सीपी इज इक्वल टू DH भाई, ये तो बेकार में लिख दिया हमने। तो सीपी की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है DH बाई dt, और मुझे चाहिए डेल्टा सीपी। तो डेल्टा सीपी आ जाएगा d बाई dt ऑफ डेल्टा एच, और d बाई dt ऑफ डेल्टा एच का एक्सप्रेशन क्या है? माइनस NF E सेल प्लस NF DE सेल बाय dt। एक बार चेक करते रहना भाई, कहीं गलती ना हो जाए। ये अब इसको डिफरेंशिएट करना आता है तुम लोग को? इसको डिफरेंशिएट करते हैं, क्या आ जाएगा? सर टी लिखना माइनस है NF DE सेल बाय dt प्लस, कहां सर पर? टी लिखना रह गया। यहां पर। ठीक Yes. ठीक। तो अब ये आ जाएगा, जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मुझे लगता है वैसा वाला बन जाएगा क्या, मल्टीप्लीकेशन वाला डिफरेंशिएशन। मतलब टी भी है और डी बाई डी टी भी है, तो डी बाई डी टी ऑफ इसको करेंगे तो अब पहले पूरा यही लिख देते हैं। तो ये आ जाएगा NF DE सेल बाई डी टी, ये पहले पूरा यही लिख देते हैं, और फिर प्लस टी को बाहर ले लेते हैं, फिर वो आ जाएगा, उसका डबल डिफरेंशिएशन बन जाएगा, यानी कि NF, एक बार अपने आप समझना, हमें नहीं याद आ रहा है, D2 पता नहीं यही होता है कि नहीं होता, एक बार देखो जरा। तो dt का स्क्वायर आएगा, dt का स्क्वायर आएगा, D2 dt2, ठीक। और ये दोनों तो कैंसिल ही लग रहा है, तो ये आ जाएगा NFT D2E सेल बाई DT2, ये हमारा डेल्टा सीपी आ रहा है। एक बार देखो पीछे क्या रिलेशन दे रखा है, माइनस में दे रखा है, प्लस में दे रखा है, याद किया, लिखा था, एक सेकेंड, अब प्लस में ही, ठीक है, यही आ रहा है। एक बार देख लो यार, ये डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन कुछ कमाल है नहीं, मतलब तुम्हें सिर्फ ये दिखाना था कि कई बार ऐसा लगता है बच्चों को कि यार सर ये कहां से टपका होगा, कहीं से नहीं टपका, बहुत सीधा डेरिवेशन, बहुत आसान सा डेरिवेशन। यानी अल्टीमेटली किसी भी सेल के लिए आपको अगर सेल रिएक्शन दे रखी है और आपसे पूछा जाए मुझे फ्री एनर्जी चेंज कैलकुलेट करके दिखाइए, तो माइनस NF सेल से निकाल लीजिएगा। मुझे एंट्रोपी चेंज इस सेल की रिएक्शन का कैलकुलेट करके दिखाइए, तो फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट से निकल आएगा। अगर आपको इंथैल्पी चेंज कैलकुलेट करना है तो सेल की EMF और टेम्परेचर कोफिशिएंट दोनों को यूज कर लेंगे। और अगर आप हीट कैपेसिटी का चेंज देखना चाहते हैं सेल रिएक्शन की, तो वो आप फाइनली इस रिलेशन से देख सकते हैं। मुझे लग रहा है जो इंपॉर्टेंट, वो सेल का EMF अगर टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और वो टेम्परेचर डिपेंडेंस गिवन हो, तो सवाल अच्छा एडवांस लेवल का बनने वाला। बात समझो कि EMF टेम्परेचर पर इस इक्वेशन के तहत डिपेंड करता है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं सवाल। जैसे यही ऐसे भी हो सकता था, जैसे अभी मैंने बोला कि सेल का जो EMF है वो मान लीजिए ऐसा दे दिया जाए कुछ, अब सेल का EMF दे रखा है, जैसे यहां ये दे रखा था, ऐसे भी दे सकता था कि 2t स्क्वायर ऐसे प्लस 3t ऐसे। अब बताओ, वो पूछ रहा है कि डेल्टा सीपी की वैल्यू बताइए, डेल्टा सीपी, इसको उसी पेज पे लिखते हैं, डेल्टा सीपी। ऐसे बताओ डेल्टा सीपी की वैल्यू क्या आएगी अगर सेल का EMF दे रखा हो ऐसे, इसे ऐसे बना सोच रहे हैं, मतलब सवाल क्या क्या बन सकता है ना। तो 5 प्लस और 2t प्लस और 3t स्क्वायर ये दे रखा है, वो कह रहा बताइए डेल्टा सीपी क्या है। 50 डिग्री पर सेल का डेल्टा सीपी बताइए, इस सेल का डेल्टा सीपी क्या है, कैसे निकालेंगे? इसका डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे, तो D2E बाई DT2 कितना आ जाएगा? 6 आएगा, 6 आएगा। समझ लो डबल डिफरेंशिएशन, ये 6 आ जाएगा, ये 6 उठा के आ रहे हैं। टेम्परेचर आपको सवाल में दे रखा है और सेल की रिएक्शन से N मिल जाएगा, फैराडे बैलेंस पता होता है, सीधे पुट करके डेल्टा सीपी कैलकुलेट।
नीचे ना, नहीं ये तो पूरे की वैल्यू आ गई ना, ये तो सर इस पूरे की वैल्यू आ गई डबल डेरिवेटिव की, ये समझ रहे हो कि नहीं? तो इस पूरे डबल डेरिवेटिव एक वैल्यू नीचे पुट कर दिया, 6 नीचे आ जाएगा और ये सब कुछ सवाल में दे रखा है, इसको अपने हिसाब से पुट कर दिया। भाई सब लोग समझ रहे हो कि नहीं यार? यस क्योंकि सर सवाल बहुत कम दिखते हैं, सवाल बहुत कम हैं, इसलिए मैं अपनी तरफ से बोल नहीं पा रहा, लेकिन मेरे दिमाग में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। तो तुम भी समझो इस बात को कि अगर मुझे एक सेल का ईएमएफ टेम्परेचर डिपेंडेंस दे दिया जाए तो मैं बढ़िया बढ़िया सवाल 2-4 बना सकता हूं इसके ऊपर, जो एंट्रोपी चेंज से रिलेटेड हो सकते हैं, इंथैल्पी चेंज से रिलेटेड हो सकते हैं, और हीट कैपेसिटी चेंज। और लक्ष्य ये देख रहा है कि इस बार भी जो हीट कैपेसिटी का चेंज निकाला गया है वो सीपी निकाला गया, सीवी नहीं। क्यों? क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस। समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। सर एक दोनों डेरिवेशन में आपने एक स्टेप किया है जिसमें हाँ। आपने जैसे सीपी को डीएच बाई डीटी का, हाँ। और अगले स्टेप में आपने डेल्टा सीपी को डेल्टा एच में ट्रांसफॉर्म करा है यहाँ पे। हाँ, मतलब डेल्टा सीपी जो होगा वो डी, ये तो थोड़ी सी गणित जैसी लगती है यार, डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का है कुछ फंडा। मतलब एच की वैल्यू अगर डी सीपी की वैल्यू ये है तो डेल्टा सीपी डेल्टा एच से निकाला जाएगा, यानी डेल्टा एच का टेम्परेचर के साथ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, एच का नहीं, डेल्टा एच का। समझ रहे? तो यानी इफ सीपी इज डी बाई डी ऑफ एच, देन डेल्टा सीपी विल बी डी बाई डी ऑफ डेल्टा एच। ओके सर। समझ रहे हो ना बात को? ऐसे ही अगर g की वैल्यू ये है तो d डेल्टा g की वैल्यू अब d बाई dt ऑफ, समझ रहे हो नहीं क्या कह रहे हैं? यानी cp इज, इसको अलग कर लेते हैं, cp इज d बाई dt ऑफ h एंड डेल्टा cp इज d बाई dt ऑफ डेल्टा h। समझ रहे हो बात को? तो हमने डेल्टा h की वैल्यू याद कर रखी है, ये यहाँ से उठा के पुट कर, जैसे आप पुट करेंगे आपको डिफरेंशिएशन इंटीग्रेट करके डिफरेंशिएट करके आंसर मिलेगा। जैसे एक सवाल ले लेते हैं, गंदा सा एक सवाल है और बहुत पहले पूछा गया था, तुम देखो एक बार, थोड़ा सा कैलकुलेशन वाले सवाल होते हैं इसमें, तो एक बार तुम थोड़ा सा अगर कर पाओ तो समझ के देखना। ये है, एक बार इसको करके देखते हैं, बहुत पुराना सवाल, एक बार देखो जरा। इक्वेशन तो है, सिंपल है, लेकिन सिंपल नहीं है। इक्वेशन में उन लोगों के लिए मुसीबत है जिसमें इनको पता ही नहीं कि ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड दिख रहा है। ये देखिए, ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड, ये भी मुसीबत है। तो अब जो इक्वेशन है, चलिए वो तो लिख सकते हैं। अब एनोडिक इक्वेशन तो बड़ी सीधी है, हाफ H2 गिव्स H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, और कैथोडिक हमारा मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड है, तो इसकी इक्वेशन तो मैंने याद ही कर रखी है, Ag प्लस Cl माइनस। भाई देखो ऐसा है, मैं बार बार बोल रहा हूं, मैंने याद कर रखी है, तुमने याद की है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड की कैथोडिक एनोडिक इक्वेशन बच्चों को पता ही नहीं होती है, इसको ध्यान रखो कैसे लिखा जाता है। तो ये देखिए कितना बढ़िया आसान से हो गई, दोनों को जोड़ दिया तो इक्वेशन क्या बन गई, हाफ H2 प्लस AgCl गिव्स Ag प्लस H प्लस प्लस Cl माइनस। ये मेरी नेट इक्वेशन, बस खत्म। अब आप बताइए आपको क्या करना है, सब करते हैं, राइट द सेल। चलिए सेल इक्वेशन हो गई। डेल्टा H नॉट डेल्टा S नॉट ये कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, जरा जल्दी से बताओ। जबकि सेल का जो ग्रेडियंट है, यानी सेल का जो टेम्परेचर कोफिशिएंट है, वो तुम देख लो दिया गया है, जरा समझिए जरा बात को। 15 डिग्री पर 0.23, 35 डिग्री पर 0.21, यानी जो ग्रेडियंट है वो दिखाई दे रहा है, डेल्टा E बाई डेल्टा T, दैट इज टेम्परेचर कोफिशिएंट। बताओ समझे? यस सर। इस बार उसने एग्जैक्टली वो रिलेशन नहीं दिया, मतलब कि टेम्परेचर के साथ ईएमएफ जो है किस तरह से चेंज करा, तो एग्जैक्टली वो रिलेशन नहीं दे रखा, लेकिन फिर भी एक आइडिया लग रहा है कि सर इस टेम्परेचर पे इतना, इस टेम्परेचर, तो हम कम से कम डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी कर सकते हैं। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी करके आप टेम्परेचर ग्रेडियंट निकाल सकते हैं। तो डेल्टा ई बाई डेल्टा टी, दिस इज माई टेम्परेचर कोफिशिएंट, और अगर ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो इस टेम्परेचर कोफिशिएंट की वैल्यू आ जाएगी, माइनस में आनी चाहिए, मुझे लगता है 0.21 घट रहा है, तो ये आ जाएगा 0.21 माइनस 0.23 डिवाइडेड बाय टेम्परेचर का चेंज आ गया 35 से 15 डिग्री। तो 35 से 15 ये डिग्री में है, केल्विन में कन्वर्ट करके घटाएंगे, बात समझ रहे हो? लल्लू हो, घटाओगे तो भी आ जाएगा, घटाने में क्या होता है, ये आ जाए 35 में से 15 माइनस गया 20। अरे भाई समझ रहे हो कि नहीं बात? चाहे केल्विन घटाओ चाहे केल्विन जोड़, तो आंसर तो सेम ही आएगा ना। तो बहरहाल तो ये 0.21 0.23 डिवाइडेड बाय 20, इसको सॉल्व कर लेंगे तो मुझे लगता है बड़ा सिंपल हो गया। 0.02 बाय 20 माइनस, ये माइनस में 10 रेज़ को माइनस 3 आ रहा है क्या? यस सर। एक बार बताओ भाई जरा। 0.02 बाय 20, 0.02 बाय 20 यानी 2 बाय 2000, 1 बाय 1000, 10 रेज़ को माइनस,
ठीक, ये आ गया आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट। यार ये हम थोड़ी ना सॉल्व करें, तुम लोग करो भैया, हमसे करवा रहे हो, खुद करो पहले। हाँ, तो ये हमारा ग्रेडियंट आ गया, टेम्परेचर कोफिशिएंट आ गया। फिर अब जब कोफिशिएंट आ जाता है तो डेल्टा एस निकल आएगा। डेल्टा एस निकाल लेते हैं, कितना होगा डेल्टा एस नॉट? डेल्टा एस आ जाएगा माइनस NF DE बाई डी सेल, यही था ना, DE सेल बाई DT। Yes, sir. और ये कोफिशिएंट आपने पहले ही निकाल रखा है, यहाँ पुट कर दीजिए, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। ये आ जाएगा माइनस 96500। यार ये एक सेकेंड, डेल्टा एस माइनस में था प्लस में था? प्लस में था, प्लस में था, प्लस बता देते हैं। तो ये आ जाएगा माइनस आ जाएगा, समझ लो उसकी वैल्यू माइनस में, तो ये आ जाएगा इनटू 10⁻⁻3, ये आपका फैराडे। और ये इसको सॉल्व कर लेंगे तो इससे डेल्टा था। सर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं होगा? क्यों सर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होंगे ना? नहीं, 2 नहीं, एक ही तो इलेक्ट्रॉन है। सर सेल को बैलेंस करना पड़ता है ना हमें ये करने के लिए। हाँ, सेल को बैलेंस कर रखा है ना, ऊपर भी तो एक ही इलेक्ट्रॉन है, नीचे भी एक इलेक्ट्रॉन है। पर मोल कैलकुलेशन कर रहा है, जो हमारा डेल्टा है वो पर मोल कैलकुलेट किया जाता है। यानी हाइड्रोजन गैस का एक मोल, मतलब जो H2 है उसका डिपोजिशन, उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है H+ में, और AgCl जो है एक मोल Ag में डिपॉजिट कर रहा है, तो ये रिएक्शन जो बनेगी, इस रिएक्शन से एक मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। मतलब ये जो भी कुछ करोगे ये पर मोल ही करना, मतलब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मतलब जो भी डिपोजिशन या लिबरेशन करोगे वो 1 मोल के हिसाब से होना चाहिए, या फिर सवाल में रिएक्शन गिवन होनी चाहिए। तो इस सवाल में क्योंकि रिएक्शन गिवन नहीं है तो आप फिर n की वैल्यू 1 लेकर ही ये सॉल्व कर पाएंगे। अगर रिएक्शन गिवन होती, जैसे तुम कह रहे हो 2 से मल्टीप्लाई कर देते पूरी रिएक्शन को, तो ऐसे में फिर 2 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। अगर आपने ये रिएक्शन लिखी है तो इस रिएक्शन के अकॉर्डिंगली n की वैल्यू 1 कंसीडर की जाएगी। बात समझ लो कि नहीं? मतलब मुझे ऐसा लगता है इस सवाल में शायद रिएक्शन, क्योंकि बहुत पुराना सवाल है बुक्स में जैसे भी मिला, मुझे लगता है रिएक्शन गिवन होनी चाहिए थी। अदरवाइज इस सवाल को तो कैसे भी कर सकते हो, n की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। तो पूरी रिएक्शन को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये कंफर्म है कि आपको सवाल में या तो रिएक्शन गिवन होनी चाहिए, या फिर वो बता दे कि आपका जो एनोडिक इक्वेशन है उसमें 1 मोल हाइड्रोजन का डिपोजिशन, 1 मोल सिल्वर का लिबरेशन हो रहा है, या आधे मोल H2 ऑक्सीडाइज करके H+ में कन्वर्ट, समझ जो भी, तो आपको फिर उसी हिसाब से सवाल करना पड़ेगा। हमें सवाल में सेल की रिएक्शन या तो पता हो, या फिर आप परमोल के हिसाब से, मतलब परमोल के हिसाब से मतलब आप 1 मोल इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के हिसाब से डेल्टा एस कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ पा रहे हो कि नहीं? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है इस क्वेश्चन में इक्वेशन की रिक्वायरमेंट तो लगती, क्योंकि हर बार तो यही करते थे कि H2 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, लेकिन उस केस में फिर 2 AgCl + 2 इलेक्ट्रॉन लिखना पड़ेगा। मतलब अगर आपको इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करना है तो फिर नीचे वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लक्ष्य समझ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ गया। तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान देना पड़ सकता है। तो इसमें यही किया हमने कि AgCl का रिएक्शन लिखा, आप उसी के बैलेंस करके इलेक्ट्रॉन को सेट किया और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर चेक कर लिया और उससे डेल्टा एस कैलकुलेट कर लिया, ये डेल्टा एस निकल आएगा। अब जब डेल्टा एस आ जाएगा तो डेल्टा एच भी आ जाएगा। डेल्टा एच जो है वो जैसे भी बनता है कर लोगे, अभी समझ पा रहे हो इक्वेशन समझ सकते? हाँ, जो भी यूनिट बनेगी डेल्टा एस का जूल पर केल्विन पर मोल जो यूनिट होती है। सर टेम्परेचर वगैरह तो दे ही नहीं रखा, डेल्टा एच कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच, हमें डेल्टा एच भी निकालना है। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच तो उस रिलेशन से नहीं आ जाएगा क्या, डेल्टा जी वाले से? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच। टी सर यहाँ पे टेम्परेचर क्या रखेंगे? कैलकुलेट डेल्टा एच फॉर द अज्यूमिंग दैट दीज क्वांटिटीज रिमेन्स अनचेंज इन द रेंज ऑफ 15 डिग्री टू 35 डिग्री। यार इस सवाल को फिर हम एक और तरीके से कर सकते हैं, मुझे लग रहा है हम इतना भी ड्रामा अगर ना करें तो भी ये सवाल हो सकता है। हम डेल्टा जी के ही 2 इक्वेशंस बना सकते हैं जिसमें 2 अननोन होंगे, डेल्टा एच और डेल्टा एस। सोचो, एक सेकंड, ये पेज हटा दें, ये वाला पेज हटा दें। वैसे मैं बताऊं, अगर ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है तो मैं एक इस रिलेशन से भी सॉल्व कर सकता हूं, लेकिन उसके लिए मुझे टेम्परेचर जो है वो इनका एवरेज लेना पड़ेगा, यानी 15 से 35 यानी 25 डिग्री। देखो इन्होंने फाइनली 25 डिग्री पे पूछा भी, यानी या तो आप एवरेज आउट करें या फिर नहीं तो दूसरा तरीका इतना ड्रामा करने से अच्छा है, इतना कुछ करना ही नहीं है फिर तो मैं 2 इक्वेशन बना लेता हूं। देखो एक सेकंड रुकना, एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं, इसके आंसर है मेरे पास, तो एक बार चेक भी करके देखते हैं।
मुझे लगता है मैं दो इक्वेशन बना सकता हूं। एक इक्वेशन डेल्टा G1 की बनेगी, डेल्टा H1 माइनस टी डेल्टा S1, नहीं बल्कि वो तो सेम ही है जो उन्होंने बोला, सारी क्वांटिटीज सिमिलर रहेंगी। तो ये वैल्यूज कांस्टेंट रखते हैं इन टेम्परेचर रेंजेस के लिए, तो ये आ जाएगा डेल्टा H माइनस टी डेल्टा S। तो डेल्टा G1 जरा बताओ कितना आएगा, ये ऐसे ले लेते हैं, और ये आ जाएगा डेल्टा G2 डेल्टा H माइनस T2 डेल्टा S। अब बताओ जरा डेल्टा G1 की वैल्यू कितनी आएगी, -1 इंटू F इंटू E। पहले वाला E कितना है, 2.1 या 2.3? 2.3 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस टेम्परेचर कितना है पहले वाला, 25 डिग्री या 15 डिग्री। 15 डिग्री। अब पहले वाला तो 25 से 35 किया था ना, पहला 25 होगा ना, सर 15। 15 डिग्री। पहले 15 है तो ये 288 हो गया, ठीक है। और ये 23 सही लिखा है सर 21 आएगा यहाँ पे शायद। यहाँ पर 21 आएगा, अच्छा सर एक बार चेक कर। एक बार चेक कर लो भाई। तो नो सर 2-3। 2-1, अब देखो ये कह रहा 2-3, तो अब हमें पीछे जाना पड़ता है सर 2-3 है। क्या है, 2-3 है 15 पर, ठीक, 2-3 है 15 पर, 2-3 15 पर है, तो 15 यही है, ये 2-3 हो गया, ठीक। और ये आ गया डेल्टा T1 डेल्टा S, ठीक। अच्छा दूसरी इक्वेशन क्या है, -1 इंटू 96500, और ये आ गया 0.21 इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस दूसरा वाला कितना है, 35 कितना होगा, 308 डेल्टा S। इन दोनों से यार क्या डेल्टा H और डेल्टा S एक साथ सॉल्व नहीं हो जाएंगे, दो ही तो अननोन है, इसमें कोई कर पाएगा क्या मेहनत, ज्यादा मुश्किल नहीं है, दोनों को घटा दो ऐसे। हाँ तो डेल्टा एच घटा, पहले डेल्टा एच निकालते हैं ना, फिर दूसरी क्वेश्चन पुट कर देंगे। मैं कह रहा हूँ मुझे वो डी वाला फंडा ही नहीं लगाना, सेल कोफिशिएंट से मुझे मतलब ही नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ, मैं तो इसी इक्वेशन से डेल्टा एच नहीं निकाल सकता क्या, ये बताओ। पहले बताओ जरा, जब काटा पीटा तो डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पहले अपना डेल्टा एच वाला आंसर तो चेक कर ले, वो सही आ रहा है कि नहीं, आ ही रहा है यार, ओहो तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। इन दोनों को माइनस करेंगे तो ये सेल का पोटेंशियल है, एक बार करो, आ रहा है करके देखो, आ रहा है सर, आ रहा है ना। और फिर इसी डेल्टा एस को जो निकल के आया उसको किसी एक इक्वेशन में पुट करके, डेल्टा एस नहीं कहां झंझट कर रहा है, आ तो रहा है सीधा सीधा, लक्ष्य समझ में आ रहा है भाई। यस सर आ गया। हाँ तो ये भी ठीक है, कम से कम सेल के कोफिशिएंट वाली बात से डेल्टा एस निकाल सकते हैं, लेकिन डेल्टा एच के लिए क्योंकि टेम्परेचर पता है तो छोड़िए उस बात को, उस डेल्टा एस को किसी एक रिलेशन में पुट कर देते हैं, समझ लो, डेल्टा एस तो निकाल चुके ना, तो उस डेल्टा एस को किसी भी एक रिलेशन में पुट कर दो, डेल्टा एच निकाल लेना, ऐसे कर लो। कहने का मतलब उस सेल कोफिशिएंट वाले एक्सप्रेशन से डेल्टा एस निकाल लाना और उस डेल्टा एस को किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके डेल्टा एच निकाल लेना, अब तो कर सकते हो। यस सर, ठीक, तो ये डेल्टा एस भी आ जाएगा, डेल्टा एच भी आ जाएगा। फिर क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए डेल्टा जी नॉट चाहिए, किस टेम्परेचर पे चाहिए कुछ बताया उन्होंने, 25 डिग्री। ये गड़बड़ है यार, क्योंकि बातें चल रही हैं 15 की और 35 की, और बात कर रहा है 25 की, तो अब तो आपको एवरेज लेना पड़ेगा। अब आपको एवरेज मतलब सिर्फ 15 पर अगर 0.23 है और 35 पर 0.21 है, तो इसके अलावा 25 पर 0.22 रहा होगा। अब बात खत्म, बताओ समझे कि नहीं। यानी 15 पर अगर आपका सेल पोटेंशियल 0.23 है, 35 पर 0.21 है, तो जो बीच का हर 10 डिग्री पर 0.02 का चेंज हो रहा है, एक तरह से बात समझ रहे हो कि नहीं। तो 10 डिग्री चेंज पर अगर आप 0.23 से घट रहे हैं तो 0.22 पर आएंगे, फर्दर 10 डिग्री पर 0.21 जो दिख रहा है, क्योंकि आपने टेम्परेचर ही ऐसा ले रखा 25 डिग्री, हमें तो 25 डिग्री का ई नॉट पता ही नहीं है, तो ऐसे में आपने 25 डिग्री वाले ई नॉट को 0.23 और 0.21 के बीच में रखा, दैट इज 0.22। अब आपका टेम्परेचर आपको पता चल गया, जब टेम्परेचर पता चल जाएगा तो आप फिर उस केस में KSP वैल्यू AgCl की कैलकुलेट कर सकते हैं। थोड़ी सी अकल लगाओ तो। अब देखो क्या करना है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है। ये तो यार पुराना हो गया यार, ये तो अपना ई नॉट वाला, ये तो वही वाला केस है, ये करके देखो, ये वाला केस लेते हैं।
ये जो पुराना वाला केस था अपना, जो इस तरह के इलेक्ट्रोड्स के लिए हम निकालते थे, क्या निकालते थे यार? ई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ एजी प्लस ऑब्लिक एजी प्लस आरटी बाय एफ एल एन के एस। याद है भाई ये वाला मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड का ई नॉट, और इसमें सेल का ई नॉट, ये वाले इलेक्ट्रोड का ई नॉट तो 0.8 दे रखा है ना। ये केएसपी हमें अननोन है, टेम्परेचर आपने ले रखा है वो तो 0.02 रख दीजिएगा, और इस ई नॉट की वैल्यू आपको निकालनी। इस ई नॉट से कितनी इसकी ई नॉट रखेंगे? 0.22 एंड दिस इज इक्वल टू 0.0591। नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि टेम्परेचर, अच्छा टेम्परेचर तो 25 ही है, तो ठीक है, तो 0.0591 हो जाएगा, बिल्कुल मस्त है। तो ये हो जाएगा आपका 0.0591 लॉग ऑफ केएसपी। इससे आप केएसपी निकाल सकते हैं, इससे केएसपी। और केएसपी आने के बाद एजीसीएल है, इसलिए सॉल्युबिलिटी की वैल्यू रूट केएसपी आ जाएगी। थोड़ा सा कर लगाओ भाई जल्दी। किस वाले का? नहीं मतलब मैंने ये सोचा था कि हम जैसे अभी एकदम से सवाल आया तो मैंने भी सोचा नहीं था कि टेम्परेचर नहीं गिवन है। जैसे लक्ष्य ने पूछा कि सर टेम्परेचर गिवन नहीं है तो डेल्टा एच कैसे निकालें, तो मुझे भी लगा हाँ टेम्परेचर तो गिवन होना चाहिए। फिर मुझे लगा क्या कि जब डेल्टा एच निकल चुका है और डेल्टा जी मुझे पता है, तो फिर टेम्परेचर की यूज ही नहीं है। किसी भी एक टेम्परेचर को यूज कर लीजिए, उससे आप डेल्टा एच निकाल लीजिएगा, किसी भी एक इक्वेशन। फिर मुझे एक और चीज याद आई कि जब दो डेल्टा जी दे रखे हैं और दो टेम्परेचर दे रखे हैं और डेल्टा एच और डेल्टा एस कांस्टेंट है, तो फिर दो इक्वेशन बना के भी डेल्टा एच और डेल्टा एस कैलकुलेट किए जा सकते हैं। यानी डेल्टा एस को निकालने के मेरे पास दो तरीके हैं, एक सेल कोफिशिएंट से निकाल लीजिए टेम्परेचर कोफिशिएंट से, और दूसरा आप दो इक्वेशंस बनाकर भी डेल्टा एच डेल्टा साइमल्टेनियसली कैलकुलेट करें। उसके बाद फिर आपको जब ये मेटल सॉल्ट एनाल इलेक्ट्रोड का ई नॉट निकालना हो, जो कि सवाल में दे रखा है एवरेज आउट करके, 35 का पता है, 15 का पता है, बीच वाले का निकालना है, तो आपने 0.23 0.21 के बीच में ले लिया 0.22। ठीक, यानी आपको ये ई नॉट पता है, ये ई नॉट सवाल में दे रखा है, अननोन सिर्फ क्या है? केएसपी। तो आप फटाक से केएसपी कैलकुलेट कर सकते हैं। और एजीसीएल का जो केएसपी होता है वो किसके बराबर होता है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्युबिलिटी? नॉर्मली एस स्क्वायर। सो एस स्क्वायर इज इक्वल टू केएसपी, एस इज इक्वल टू रूट केएसपी। आप सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यस सर। यस सर। अब ये थोड़ा सा अच्छा सवाल हो गया मतलब, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ठीक है, मतलब जिस तरह से एडवांस लेवल चल रहा है उस एडवांस लेवल पर इससे रिलेटेड बात जो है उसको पक्का करनी चाहिए, बिल्कुल पक्का करनी चाहिए। तो हो सकता है आगे आने वाले टाइम पर ये बिल्कुल तुम्हें दिखाई दे। तो इसको सब लोग एक बार यार रिवाइज कर लो, है ना, अच्छी तरह से इसको रिवाइज कर लो। अगली क्लास में फिर इसी के बारे में थोड़ा सा इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद ही मुझे लगता है अगली क्लास में कुछ इलेक्ट्रोलिसिस के न्यूमेरिकल करके हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। मैंने पहले भी बताया था कंडक्टेंस वाला जो पोर्शन है एक बार एनसीईआरटी से पहले खुद से पढ़ के देख लो, वो उसमें सिर्फ 2-3 फॉर्मूले हैं जिसके बेसिस पर सवाल पूछे जाते हैं। अगर वो कुछ डाउट आता है या दिक्कत आती है तो हम क्लास में डिस्कस कर सकते हैं, नहीं तो नेक्स्ट ही क्लास में हम काइनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले सब लोग इलेक्ट्रोलिसिस तक के सारी चीजें एक बार सही से पढ़ लो। सिर्फ न्यूमेरिकल जो इलेक्ट्रोलिसिस के हैं जिसमें फैराडे का लॉज आते हैं वो 2 मिनट के लॉज हैं, अगली क्लास में लॉज करके 2-4 सवाल करके उसको खत्म करते हैं। ठीक है ना? तो चलिए अगली क्लास में फिर मुलाकात करते हैं। बाय बाय। सर सरफेस केमिस्ट्री के डाउट्स लोगे?